कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका हम वन शॉट रिवीजन आपका करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखा है अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसको भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नोट्स कहां से मिलेंगे, सबसे मेन बात है नोट्स। तो नोट्स आप टेलीग्राम के चैनल से ले लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और फिर अपने पास रखना। पास रखोगे तो ये चैप्टर आराम से समझ में आएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के। देखो आप आओ, तो बात करेंगे सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 2, जिसका हम वन शॉट रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही यहाँ पे टॉपिक है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है, देखो मैंने फिजिक्स के बारे में आपको बताया था कि स्टडी करनी है आपको सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, और जहां पर आपके नेचुरल लॉज क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए किसी फिनोमिना पे, तो उसी को क्या बोलते हो, फिजिक्स बोलते हो। अब फिजिक्स की ये एक ब्रांच है जो क्या है, मैकेनिक्स है। ठीक है, अब फिजिक्स की ये ब्रांच है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मैकेनिक्स क्या होता है, देखो ये क्या है, सब ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, और फिजिक्स की है। इसमें बात करनी है हम रेस्ट और मोशन की। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन की स्टडी करनी है आपको। क्या करना है, स्टडी करना है किसमें, रेस्ट और मोशन का। वो आपकी ब्रांच कहलाएगी मैकेनिक्स। समझ में आया मैकेनिक्स क्या है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो कि पोजीशन कैसी है, रेस्ट पे है या मोशन में है, तो वो क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, आ जाओ, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सब ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, मतलब इसकी सब ब्रांचेज क्या है मैकेनिक्स की, वो देखनी है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, पहली है स्टैटिक, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनेमिक्स। सबसे पहले स्टैटिक क्या है, व्हाट इज स्टैटिक मोशन। तो स्टैटिक क्या है, ठीक है, स्टैटिक क्या है, ये सब ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की, और इसमें किसको स्टडी करना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका और वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं स्टैटिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक कंडीशन है। सब ब्रांच किसकी है, सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई काइनेमेटिक्स की, नेक्स्ट बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। अब काइनेमेटिक्स क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो और ऑब्जेक्ट है आपका मोशन में, अब की बार ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में। मोशन मींस क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होने वाला है, उसकी पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये वाला कौन सी कंडीशन है, काइनेमेटिक्स। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि क्या कॉज है, किस कॉज की वजह से ये क्या है, मोशन कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, आपको स्टडी कर रहे हो इसकी कि मोशन कर रहा है, लेकिन किस वजह से मोशन कर रहा है, इस कॉज का नहीं पता। ये कॉज आपको नहीं पता कि किस वजह से ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। वो कौन सी कंडीशन है, काइनेमेटिक्स की है। तो आपको यहाँ पर स्टैटिक्स समझ में आया और कौन सा है, काइनेमेटिक्स। अब डायनेमिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कैसा है, मोशन में है। ये क्या है, मोशन में है। इसका मीन्स क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन को चेंज कर रहा है तो आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन किस वजह से कर रहा है, कॉज क्या है, उसका भी आपको पता होगा। ठीक है, उसका भी आपको पता होगा कि इस वजह से ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये कहलाती है डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये तीनों आपको समझ में है, मैकेनिक्स समझ में आया, सब ब्रांचेज भी बताए। अब देखो रेस्ट और मोशन और इनके बीच का रिलेशन, रेस्ट एंड मोशन एंड बिटवीन रिलेशन, इनके आपस में म्यूचुअल रिलेशन क्या है वो भी बताना है, आपसी संबंध बताना है। तो सबसे पहले मैं रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, टाइम के साथ अपनी क्या है, पोजीशन को चेंज नहीं करे, स्थिति में परिवर्तन नहीं करे, तो वो क्या होती है, रेस्ट की कंडीशन होती है। ठीक है, if a particle does not change its position with respect to time, then we can say that static
मोशन या रेस्ट कंडीशन, तो रेस्ट की कंडीशन बोल सकते हैं। अब मोशन क्या है, एक पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वी कैन से दैट मोशन। तो मोशन क्या हो गया कि अपनी स्थिति का परिवर्तन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष कर दिया। ठीक है, तो समझ में आया दोनों चीजें, रेस्ट और मोशन। अब इनमें रिलेटिव संबंध क्या है, इनमें म्यूचुअल रिलेशन क्या है, वो आपको बताना है। तो देखो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल है। किसी ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, कोई आपका दोस्त भी है, वो प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। अब आप जानते हो कि प्लेटफॉर्म कैसा है भाई, प्लेटफॉर्म तो है रेस्ट की कंडीशन में। प्लेटफॉर्म कभी मोशन थोड़ी करता है, मोशन कौन करती है, ट्रेन करती है। और ट्रेन में आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है। तो जो दोस्त बैठा हुआ है आपका ट्रेन में, वो ट्रेन के साथ में क्या करेगा, मोशन करेगा। वो ट्रेन के साथ में क्या करेगा, मोशन करेगा। लेकिन आप ट्रेन के बाहर हो, आप थोड़ी मोशन करोगे। अब ट्रेन जा रही है फॉरवर्ड आगे की तरफ, और आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो उसको, ठीक है। तो आप उसको देख रहे हो, तो आप कैसा पाते हो उसको, मोशन में है कि आपको तो ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। और उसको क्या लगेगा अंदर बैठने से, उसको ऐसा लगेगा कि आप मोशन कर रहे हो, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ट्रेन कैसी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप कैसे जाओगे, बैकवर्ड में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और ट्रेन में यदि आपका दोस्त बैठा है, उसके सामने कोई एक और इंसान बैठा हुआ हो, तो वो दोनों आपस में कैसे रहेंगे, वो रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि ट्रेन मोशन कर रही, दोनों तो सीट पे ही बैठे हैं, फिक्स पे, ठीक है, समझे। ये होता है रिलेशन, समझे बात को। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रिजिड बॉडी। अब देखो नेक्स्ट है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, एक ऐसी बॉडी है जिसपे आप फोर्स लगाओ, जिसपे आप फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के बाद में उसका जो साइज है और शेप है, क्या है, उसका साइज है और शेप है, उस पे चेंज देखने को नहीं मिले, डज नॉट चेंज। साइज एंड शेप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डज नॉट चेंज, उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिले जब आप फोर्स एप्लीकेबल कर रहे हो, ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। देखो इस टाइप से भी बता सकते हैं, कोई यहाँ पर एक बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, और यहाँ पे आपने क्या लगाया है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, और फोर्स भी कैसा लगाया है आपने, डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग का मीन्स होता है हिंदी में विरूपक बल, क्या कहते हैं इसको, विरूपक फोर्स बल, जो लगाते हैं, मतलब रूप में परिवर्तन कर देगा, मतलब इसका साइज है और क्या है, शेप है, इसमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। लेकिन ये फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी क्या करती है, चेंज नहीं करती है अपने साइज को और शेप को। तो ऐसी बॉडी को कहते हैं क्या, ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। और साइज और शेप को कंप्लीट फॉर्म में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, संरूपण, इसको, ठीक समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो इसको देख लो। जैसे हमको जाना है कहां, हमको जाना है कहां, हमको जाना है अलवर, कोई सिटी है अलवर सिटी, और अलवर सिटी से हमको जाना है दिल्ली, कहां जाना है, दिल्ली, ठीक है। ये मान के चलो आप 200 किलोमीटर होगा, कम से कम कितना होगा, 200 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं बीच का, अलवर से, अलवर के रेलवे स्टेशन से दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, और ट्रेन की बात करें, ट्रेन कैसी है, ट्रेन भाई 1 किलोमीटर की है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ट्रेन हो वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, समझ लो बात को। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या है, वो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है किसी लार्जेस्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में किसी स्मॉल डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपकी अर्थ है, जैसे आपकी, जैसे मून की बात कर लो, चलो मून है आपका, और वो क्या करता है, अर्थ के रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे जो चक्कर लगाने वाला जो ये पूरा पाथ है, उसके कंपैरिजन में जो मून है, वो मून कैसा है आपका, वो मून आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आया होगा यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया, वेरी गुड। देखो अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन
मोशन की। नेक्स्ट क्या करते हैं, टाइप ऑफ मोशन बेसिस ऑन डायमेंशन। जो टाइप ऑफ मोशन है, आपको मोशन का टाइप बताना है कि टाइप कितने हैं भाई। टाइप इसके हैं 3, एक है 1D, एक है 2D, एक है 3D। 1D को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, 2D को बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, और 3D को बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। समझे? अब देखो समझो, 1D की बात कर रहे हैं। 1D मोशन क्या होता है, जब आपके पास किसी ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो, आपको नीड हो, ओनली रिक्वायर्ड हो, क्या ओनली 1 कोऑर्डिनेट, देन वी कैन से दैट 1 डायमेंशनल मोशन। तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताऊं, क्या बता रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फ्रेम रेफरेंस, FOR, ठीक है, निर्देश तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये यदि x माना, ये यदि y माना, ये हमने क्या माना, z माना, ये हमने क्या मान लिया, z मान लिया, और ये क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है O। ठीक है, ये होता है भाई क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखो 1D के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, जैसे कि इस वाले इस पे हो सकता है पाथ पे, या इसकी ओनली इसकी बात करें, या ओनली जेड की बात करें। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेगा ओरिजिन से चलना, और किस में जाएगा, एक्स में या वाई में या जेड में केवल। ठीक है, एक्स में जा सकता है, या वाई में जा सकता है, या जेड में जा सकता है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, उसी को बोलते हैं क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, जैसे ट्रेन की मोशन हो गई, 1 डायमेंशनल मोशन हो गई, एग्जांपल में लिख लेना, ट्रेन की मोशन हो गई। दूसरा क्या करते हैं, कोई ये बॉडी है और ये फ्री फॉल करा रहे हैं, इसको फ्री फॉल करा रहा हूं, तो ये कौन सी है, फ्री फॉल, h हाइट पे है, इसको फ्री फॉल कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये भी कौन सी है, ये वर्टिकल क्या है, डाउनवर्ड है, इस पे भी क्या लग रहा है, 1D मोशन लग रहा है। समझे? अब देखो दूसरी बात करें 2D, 2 डायमेंशनल की। अब 2 डायमेंशनल के लिए मैं बताऊं तुमको, सिंपल सा है, प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 2 डायमेंशनल के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, तो x में भी होगा और y में भी। इसका मींस यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो कुछ तो x है और कुछ क्या है, y है, तो x और y 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब आपको ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए 2 निर्देश तंत्रों की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता हो रही है, कौन कौन से, एक्स और वाई की। तो इसको बोलते हैं 2D। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। समझे? यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन में एग्जांपल क्या होगा भाई, एग्जांपल क्या होगा 2 डायमेंशनल मोशन में। देखो एग्जांपल जैसे कि हम बोल दें कि जो कार है उसकी जिगजैग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी कार है उसकी जिगजैग मोशन। अब जिगजैग मोशन क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। ठीक है, या हम सिंपल सा आपको बता दें कि देखो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये रोड है, रोड पे आपने कभी कभी यहाँ पर ब्रेकर भी तो देखा होगा, ये ब्रेकर है। जब यहाँ से कार है और ये कार यहाँ से जाएगी, ठीक है, ये कार क्या है, यहाँ से जाएगी, तो इसको भी तो पार करना पड़ेगा, इस ब्रेकर को। तो इस ब्रेकर पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये कुछ ना कुछ तो बाई में भी तो है, इधर आपका एक्स है, एक्स में तो जाएगी और बाई में भी जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इस ब्रेकर को जब ये यहाँ से यहाँ तक पार करेगी तो ये 2D मोशन होता है। या हम डायग्राम से बताएं तो जिगजैग मोशन इस तरीके से जिगजैग मोशन होता है, इसको बोलते हैं भाई 2D मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं 2D मोशन, ये एक्स और ये क्या है, वाई है। समझे? अब बात करते हैं किसकी, 3 डायमेंशनल की। अब बात करते हैं 3D की। अब 3D क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, उसके बारे में देखो। 3 डायमेंशनल के बारे में एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा, तीनों में जाएगा। मतलब 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड होंगे आपको 3 कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। 3 कोऑर्डिनेट की आपको क्या है, नीड है, रिक्वायर्ड है। तो आप बोल सकते हो इसको 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे किसी काइट वगैरह को, काइट वगैरह के बारे में जानते हो, पतंग के बारे में, आप सभी ने यहाँ पर पतंग को फ्लाई किया होगा, काइट को क्या हुआ, फ्लाई किया होगा। तो फ्लाई कैसे करते हैं भाई,
फ्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऊपर भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है और इस तरीके से भी जा सकती है। ठीक, तीनों वे में जा सकती है, एक्स में, वाई में और जेड में। देखो एरोप्लेन की मोशन देख सकते हैं, एरोप्लेन कैसे जाएगा, सिंपल सीधा भी जा सकता है, 1D में भी जा सकता है, 2D में भी जा सकता है और 3D में भी जा सकता है। ये तीनों, ये क्या है, एरोप्लेन की मोशन हो गई तुम्हारी। और किसकी हो गई, काइट की, कि काइट क्या है, उसको फ्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3D में आ जाएगा। ये आपके बंडी 2D 3D यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो भाई, अब देखो टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। अब आपको टाइप ऑफ मोशन बताना है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, कि पाथ पे डिपेंड करने वाले आपको रिलेशन बताने, कौन से मोशन बताने जो पाथ पे डिपेंड करे, उनकी बेसिस पे आपको टाइप बताने भाई, उनके बेसिस पे आपको टाइप बताने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला है सर्कुलर, सबसे पहला है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट वो क्या करे, ट्रेवल करे इन सर्कुलर पाथ, देन आप कह सकते हो कि ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। यदि सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर पाथ में मोशन करे कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, यहाँ पे कह सकते हो सर्कुलर मोशन, पहला। दूसरा है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर का मीन्स होता है क्या, स्ट्रेट लाइन में, कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। जैसे कि मैं स्ट्रेट लाइन तो भाई ऐसे ही बना सकता हूं, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसमें कोई यहाँ पे कार की मोशन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मोशन देख सकते हैं, ये कौन सी है, ये आपकी रेक्टिलिनियर मोशन है। स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या करे, ट्रेवल करे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट कार है और ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे आप, इसी को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये कैसी है, ये बोलते हैं हम यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ना तो समतल बोलते हैं इसको, इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पे भी कोई कार की मोशन करा रहे हैं, यहाँ पे भी कोई कार की मोशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सी है, ये भी आपकी जो मोशन है ये भी स्ट्रेट लाइन में ही है। ठीक है, तो इसको भी आप बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, इसको भी बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, समझ में है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है आपकी रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट बात है आपकी रोटेटरी मोशन। यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यदि वो मोशन करे, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और मोशन करे अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस, यदि वो अपनी किसी फिक्स एक्सिस पे करे, जैसे कि मैंने सर्कल बनाया और उसके एक्सिस पे करी यदि मोशन, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे ये है, ये एक्सिस पे कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं सिंपल पेंडुलम के बारे में समझा देता हूं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो आपको समझनी है। तो देखो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये जैसे कि मैंने फिक्स कर दिया भाई, ये कोई फिक्स है, रेफरेंस है, ये क्या है, रेफरेंस है। ठीक है, ये फिक्स है भाई, फिक्स करा हुआ है। यहां से हमने कोई पेंडुलम लिया और इस पेंडुलम को, ये रहा पेंडुलम, ये क्या है, बॉब है, और ये पेंडुलम, ये स्टीयरिंग है, एल लेंथ की स्टीयरिंग है, और यहाँ पर कोई एल मास का बॉब है, ये लटका दिया हमने। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से और थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस करने के बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे आएगा, और बाद में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मोशन करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, टू, और इसको बोलते हैं थ्रो। तो यहाँ पे टू एंड थ्रो कंडीशन यहाँ पर होगी। ठीक है, या तो वो इधर जाएगा टू की तरफ या थ्रो की तरफ जाएगा, और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन। ये वाली क्या होती है, मीन पोजीशन होती है, जहां पे आपका x बराबर 0 होता है। मीन पोजीशन पे x बराबर 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तो क्या 0, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट x किया, यहाँ पे भी किया। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये टू एंड थ्रो कंडीशंस में क्या करेगा, मोशन करेगा, और इसी मोशन को बोलते हैं आप ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मोशन इन टू एंड थ्रो कंडीशन then we can say that oscillatory motion। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका
वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी क्या है? वाइब्रेटरी डिपेंड करता है ऑसिलेटरी पे। कैसे पता है? तो यदि हम टू एंड फ्रो कंडीशंस को वेरी फास्ट कर दे, मतलब इनकी कंडीशंस को बहुत ज्यादा कर दें, इसके ऑसिलेशंस को, मतलब ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो जाए, ऐसे करके हो जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा मेरी अंगुली कहां गई है, नहीं पता चल रहा ना फिंगर के बारे में। तो ये वाला क्या है? ये वाला है आपका वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो जो हो रहा है वो वेरी फास्ट हो जाए, समझ लो, वो बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब भाई ये तो आपके टॉपिक में भी है, नेक्स्ट आएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि कुछ ना कुछ एंगल पे यहाँ पर किसी को फेंका जाए, जैसे कि किसी को क्या, ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई स्टोन है, स्टोन को मैंने क्या मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ किसी, मैं क्या करना है, थीटा से, हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे मैं कुछ एंगल पे फेंक रहा हूँ, एंगल पे फेंकूंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पर मोशन करता हुआ नीचे आएगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से नीचे भी तो आएगा, ठीक है। तो एक पैराबोला टाइप का बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं आप प्रोजेक्टाइल मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने किसी मेक एन एंगल थीटा पे आपने फेंका तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहां तक समझ में आया बच्चों? सभी बताओ, थम्स अप करो, ठीक है, समझ में आया ना? एक बार मैं देख लेता हूं भाई साफ दिख रहा है क्या अभी तक? चलो अभी तक साफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। तो नेक्स्ट देखो, ये टॉपिक तो हो गए कंप्लीट, है ना, अभी बेसिक हो गए कंप्लीट। अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो इनको मैं रब कर देते हैं, यदि एक क्लास की और जरूरत पड़ेगी तो उसको बना देंगे। थोड़ा सा क्या है, देखो नाइट हो चुकी है, थोड़ा सा फिर अंधेरा हो जाता है ना, तो आपको दिखाई नहीं देंगे, है। देखो बात करेंगे इसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये आप इधर आओ पहले तो, है ना, अच्छे से पढ़ो यार, समझो। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और यदि किसी, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आपने क्या शॉर्टकट यूज किया कि आप जल्दी पहुंच गए, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब दो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उनके शॉर्टेस्ट पाथ पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ को यहाँ पर क्या बोला गया है, उसको बोला गया है क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से, एक डायग्राम से ही समझ आ जाएगा, ज्यादा भटकना नहीं है। देखो यहाँ पे डायग्राम देख लो, बस डायग्राम देख लो भाई, एक बार देख लो डायग्राम, देख लो, आ जाओ। देखो भाई ये एक बनाया हमने, डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमको क्या है, ए दिया हुआ है, ये आपको बी दिया है, ये आपको यहाँ पर सी दिया है। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं बस, है ना। देखो ये भाई ए दिया है, ये आपको बी दिया है और ये आपको सी दिया है, ठीक है। अब ये आपको दे रखी है कितनी, 4 मीटर की दे रखी है, कितनी मीटर की दे रखी है, 4 मीटर की डिस्टेंस है ए से बी तक, बी से सी तक है भाई 3 मीटर की, कितनी, 3 मीटर की। तो पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसको कैसे निकाल लोगे तुम, इसको कैसे निकाल लो, पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल 90 है, पाइथागोरस लग जाएगी और लगाओ, क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, तो ये आपको बनेगी 5 मीटर। अब देखो, अब किसी को यहाँ से एक्चुअल पाथ, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ तो यह है जो वास्तविक पाथ है उसको जाना था, ए से पहले बी जाएगा और बी से फिर सी जाएगा, समझ रहे हो बात वो कैसे जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, ये है असली पाथ जो उसको ट्रेवल करना है अच्छे से, ठीक है। जैसे कोई, मैं मानूं कि ये क्या है, रोड है, और ये भाई एक पतली सी गली है, ठीक है, ये पतली सी गली है और यहां पर जाना है, और फिर एक बड़ा रोड है, ये बड़ा रोड है और ये यहाँ पे, अब देखो यहां पे जाना था और फिर इधर और घूमना है इसको। अब देखो आप बात करो कि कोई
कार है, यहाँ पे कोई कार है, देखो एक बार समझो इसको अच्छे से, कोई कार है, कार से ट्रेवल करते हुए जाना था, ये तो है एक्चुअल पाथ, ठीक है। अब यहाँ से कार से कोई बैठा हुआ है, भाई एक पर्सन है, इसको जाना है। अब यहाँ से तो ये पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे कौन सा, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी, ठीक है, ये वाला है। अब देखो ए से पहले उसको बी तक गया और बी से फिर कहां गया, सी तक, ऐसे गया, ये तो एक्चुअल पाथ है, क्योंकि पतली गली में तो कार ही नहीं जा सकती, तो वो या तो क्या है उतर के जाएगा यहाँ से सीधा, ऐसे है ना, ये तो शॉर्टकट ही तो ले लिया। शॉर्टकट को तो बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से ए से बी तक कितना था, 4 मीटर था, तो ये तो भैया डिस्टेंस कहां तक थी, ए से बी तक थी 4 मीटर, और बी से जो सी तक है, बी से जो सी तक है ये आपकी कितनी है, ये आपकी 3 मीटर है। तो 4 मीटर और 3 मीटर कितनी हो गई, 4 + 3 हो गई यहाँ पे 7 मीटर। तो ये 7 मीटर क्या है, ये तो एक्चुअल पाथ है, ये तो एक्चुअल पाथ है, और इसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन देखो और ए से डायरेक्ट सी पे चला जाए, कि यहाँ से ए से आया, ए से डायरेक्ट सी पे चला गया, तो डायरेक्ट सी पे चला गया, कितना गया, यहाँ से चला गया वो सीधे इस तरीके से ये गया, तो ये वाला कितना है 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या हो गया भाई, ये 5 मीटर हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो एक यहाँ पर फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी या बराबर रह सकती है किसके, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समझे यहां तक, डायग्राम से समझ गए होंगे आप। अब कुछ बातें हैं जो लिख लो आप, कुछ बातें हैं जो आपको लिखी गई होंगी, कि एक्चुअल पाथ के बारे में बता रखा होगा कि डिस्टेंस क्या एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव होती है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है, ठीक है। अगली बात क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन देखते हो, समझ रहे हो ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हूं और यहाँ मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैं इधर गया और फिर मैं वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो जाता है, ठीक है, और इधर गया तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी होता है, लेकिन जो आपका होता है डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे कि 1 मीटर यहाँ पे गया, अब 1 मीटर ये हो गया, 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, और पीछे जाऊंगा तो 3 मीटर, मतलब डिस्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें क्या, कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पीड की और वेलोसिटी की, ठीक है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, चलो क्लास तो चलते रहेंगे दो। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं भाई किसकी, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपकी स्पीड और वेलोसिटी की। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है भाई सेम सा ही है, थोड़ा सा अंतर है, वो समझ लीजिए क्या अंतर है। अंतर क्या है, एक तो बात कर रहे हैं किसकी, स्पीड की, और एक बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की, यहीं पे समझा देंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है। ये आपका क्या है, स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है किसका, वेलोसिटी का फॉर्मूला, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पीड जो है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये बात याद रखो। अगली बात क्या याद रखनी है, कि स्पीड जो है वो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, इसलिए ये भी स्केलर हो गई। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो आपकी कैसी है भाई, वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
अब आगे यहाँ पर और क्या करना है आपको, और क्या करना है, आपकी बुक में दे रखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस का मींस क्या होता है, देखो वेलोसिटी का जनरल जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है dx अपॉन dt। इसका मींस क्या हुआ कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यदि चाहिए तो उसकी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, वन टाइम डेरिवेटिव कर दो तो आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक बात बताओ कि स्थिति का समय के सापेक्ष क्या किया है हमने, अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, तो आपको वेलोसिटी मिली है। तो यहाँ पर आप क्या है, इंस्टेंट टाइम की बात कर रहे हो, किसकी, इंस्टेंट टाइम की। तो इंस्टेंट टाइम की हम बात करें तो इंस्टेंट टाइम के लिए क्या होता है, देखो इंस्टेंट टाइम के लिए यदि आपको चाहिए वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है INS, INS मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी, तो ये होती है भैया लिमिट लग जाएगी कि टाइम जो है t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 का मींस होता है जीरो नहीं होगा, जीरो के आसपास होगा, अप्रोच करेगा जीरो को, लेकिन जीरो मत कर देना नहीं तो ये तो गलती हो जाएगा बस। ठीक है, लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन dt। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझे, ऐसे ही आपको क्या करना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी देखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट एक हो गया आपका, एक हो गया यहाँ पे है एक्सेलरेशन। पहले तो मैं डाल देता हूं क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन देखो यदि आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में वन टाइम क्या करो, डेरिवेटिव करो, अवकलित करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, एक ऑब्जेक्ट है a velocity, then we differentiate velocity with respect to time, then we find क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, एक्सेलरेशन मिलेगा। अर्थात एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करोगे भाई, एक्सेलरेशन इज नोटेड बाय ए से डिनोट करना है एक्सेलरेशन को, ए से डिनोट करना है एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन होता है क्या, dv अपॉन dt। आपने वेलोसिटी में चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझे, अब यहाँ पर a बराबर है dv अपॉन dt। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप यहाँ पे देख लो, एक सेकंड देख लो कि आपके पास में एक्सेलरेशन है और आपसे पूछेगा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये पूछेगा। तो आपको क्या करना है भाई, इंस्टेंट टाइम लेना है। तो इंस्टेंट क्या लेना है, टाइम लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है आपका, जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस। कितना हो जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगेगी और फिर दोबारा क्या होगा, t टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन dt। अब कुछ बच्चे ये कहें कि या तो पोजीशन को डबल टाइम क्या कर दो, डेरिवेट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पोजीशन को, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ पे कर रहे हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मोशन के बारे में और बात कर लूं थोड़ा सा, एक और टाइप है मोशन का, वो और समझा दें, फिर क्लास को बंद कर देंगे, फिर आपके ग्राफ रह जाएंगे और क्या है काइनेमेटिक इक्वेशंस, वो नेक्स्ट क्लास में जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, चैनल से बने रहना बस। ठीक है, लास्ट एक टॉपिक और देख लो, समझ में अच्छे से आएगा, चिंता मत कीजिए, नोट्स आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्लास
एंड होने के टिल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है, वो है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर मैंने क्या है, एक लाइन बनाई है, एक लाइन बनाई है और यहां पे टाइम के इंटरवल बना रहा हूं, यहां पे मैं टाइम के इंटरवल बना रहा हूं। टाइम का इंटरवल है 2 सेकंड, यहां पे भी 2 सेकंड, यहां पे भी 2 सेकंड और ये भी 2 सेकंड और ये भी 2 सेकंड, ठीक है। ये सभी यहाँ पे जो इंटरवल बनाए हैं टाइम के जो इंटरवल है वो क्या है, सभी सेम है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल ऑफ टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर चलता है, यहाँ पे भी 5 मीटर है, इस सेगमेंट में भी 5 मीटर है, इस सेगमेंट में भी 5 मीटर है, इस सेगमेंट में भी 5 मीटर है। तो डिस्टेंस भी यहाँ पे कवर किया है, कितना, सेम कवर किया है। तो इक्वल क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल, कैसे टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस, उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उसी को बोलते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा है, वो भी देख लो भाई, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, सेम इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, ठीक है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में क्या करता है, अनइक्वल। जैसे कि इसके लिए एग्जांपल देखें तो आपको देखो, यहाँ पर सेगमेंट में बना दो, यहाँ पर टाइम का सेगमेंट बना दो भाई, यहाँ पे टाइम का सेगमेंट बना दो। जैसे कि 2 सेकंड, फिर से यहाँ पे भी 2 सेकंड है, यहाँ पे भी 2 सेकंड है और यहाँ पे भी 2 सेकंड है और यहाँ पे भी 2 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर तो कर रहा है 5 मीटर, यहाँ पर कर रहा है 4 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 1 मीटर। तो यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान रूप से वितरित, एक तो मोशन गति की बात करें तो वो तो ऊपर वाली हो गई यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, उसको तो बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन, समान रूप से वितरित गति। और दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो उसमें क्या करता है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान वितरित गति, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाला सिस्टम आपको समझ में आया है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्लास का देख लो, इस क्लास का कंप्लीट हो गया यहाँ तक, है ना। ये वन शॉट रिवीजन था, लेकिन नाइट हो चुकी है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये कम दिखाई देगा, ठीक है। अभी सिस्टम है नहीं है इतना कुछ खास। देखो चलो पहले तो मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेगा, ग्राफ कराएंगे, ठीक है। और ग्राफ में भी आपकी देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ये होगा, एक होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये दोनों ग्राफ मैं कंप्लीट कराऊंगा। अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर है काइनेमेटिक इक्वेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। और ये भी मतलब 2 टाइप से होगा, एक यहाँ पर देखो, ये तो कैलकुलस मेथड से हुआ, कैलकुलस मेथड, और एक सिंपल वाला होगा जो यहाँ पर डायग्राम से होगा, जो डायग्राम से होगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर क्या करें भाई, तो आप सभी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, और खूब यहाँ पर क्या है अपने दोस्तों यहाँ तक बताते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।